इस वक्त जो हालात बनाए गए पिछले 10-12 सालों में, वो वन मैन शो की पार्टी बना दी गई, दूसरा लीडर कोई बचा ही नहीं है। दो लोग जो है वो सिर्फ एक है, उन दो को दो देखना गलत है। लेकिन तीसरे नंबर पर अगर कहा जाए कि तीसरे नंबर पर कोई पावरफुल नेता, तो कोई नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति किसी पार्टी और संगठन में की जाती है, तो संगठन अपने आप बहुत कमजोर हो जाता है। उस नंबर 1 और 2 के चले आने के बाद वहां एक अव्यवस्था और अनिश्चितता पैदा हो जाती है। फिर एक बड़े संकट में वो पार्टी गिर जाती है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि सरकार भी ना बचे। ऐसी परिस्थितियां आने पर सरकार भी ना बचे, क्योंकि ये पार्टी खुद बहुत संकटग्रस्त हो जाएगी। तो सर कौन है फिर कंट्रोलिंग सेंटर? कोई नहीं, बीजेपी बीजेपी पार्टी है। बीजेपी भी एक पार्टी है, और पार्टी में लोग हैं, पार्टी का अपना संगठन है, पार्टी का अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री की राष्ट्रीय कार्य परिषद है, पार्लियामेंट्री के लोग वो करेंगे फैसला अपना। सरेंडर शब्द से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है सर बीजेपी को? क्योंकि ये तो एक अगर वो सरेंडर नहीं होते, विश्व गुरु की छवि है, जहां पर दूसरी कंट्री में वो वॉर रुकवा देते हैं। तो सरेंडर शब्द तो बिल्कुल अपोजिट वर्ड हुआ ना सर इसमें। अच्छा ये बताओ विनीता, हम और आप दोनों मणिपुर पे एक डिबेट करते हुए रो पड़े थे, हमारी आपकी दोनों की आंखों में आंसू आ गया था। तो जो विश्वगुरु कहता है, उसके पास इतने साल में आज 1 मिनट का टाइम नहीं मिला मणिपुर तक जाने का। अगर वो कहीं वॉर रुकवा सकता है, तो वो आखिर अपने मणिपुर के दंगे को कैसे नहीं रुकवा सकता? या देश में जहां कहीं दंगे झगड़े और मारकाट हो रही है, उसको क्यों नहीं रुकवा सकता? ये नितांत बनाया हुआ एक फर्जी आरएसएस का खेल है। विश्वगुरु कौन मान रहा है? अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, दुनिया के एक भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ 2-3 देश खड़े हो गए, हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। काहे के विश्वगुरु हैं? इनसे हिसाब मांगा जाना चाहिए कि इन्होंने पिछले 12 साल में जो यात्राएं की, उससे क्या आउटकम निकला, कितने अरब रुपए इन्होंने खर्च किए यात्राओं पर, और उससे भारत को क्या मिला। इससे इनका हिसाब मांगा जाना चाहिए, इनको हिसाब देना चाहिए। ये विश्वगुरु भारत में अपने मुंह मियां बिट्ठू बनना ये लोग करते रहे, आरएसएस बनाता रहे, उससे क्या होने वाला है? कहीं इज्जत तो कहीं बची नहीं, कहीं पर भी, किसी देश में कुछ भी। किसी देश का समर्थन नहीं है, किसी देश का सहयोग नहीं है, किसी देश में कहीं कोई जाने पर उस तरह का वेलकम नहीं होता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का और मनमोहन सिंह का, इंदिरा गांधी का होता था, वैसा वेलकम नहीं है। ये सब फर्जी बातें बेनता। अभी तो सवाल यह है कि अभी हमको देश की चिंता करनी चाहिए कि इनके नेतृत्व देश बर्बाद ना हो जाए। सर अगर इतनी ही परिस्थितियां हैं, तो कहीं तो तस्वीर, और मतलब जैसे पार्लियामेंट में अगर वो मतलब जवाब के लिए नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब भाई विपक्ष कह रहा है कि ये होते नहीं है तो हम क्या बात करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष को भी तो उतना स्ट्रांग होकर के सामने आना चाहिए ना, जहां पर वो परिस्थितियों को खुल करके इतना इतना रख दे कि प्रधानमंत्री को आकर के उनकी हर बात का जवाब देना पड़े। और प्रधानमंत्री अपने सेशन पे आके बोलते हैं। विपक्ष तो खड़ा है, विपक्ष तो लगातार चुनौती दे रहा है। राहुल गांधी लगातार चुनौती दे रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनौती दे रहा है। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर 118 आदमियों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। और इससे ज्यादा क्या होगा? ये चुनौती ही तो है सरकार को, एक ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव देना भी एक चुनौती है। और राहुल गांधी जो लगातार बोल रहे हैं, और ठीक अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा, बाहर बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। अगर उन बातों में सच्चाई नहीं है, तो नरेंद्र मोदी को संसद में आकर इस पर बयान देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उस पर बयान देना चाहिए, देश के सामने सफाई देना चाहिए, अपनी बात तो कहे। और डर के मारे छुप क्यों रहे? वो लोकसभा अध्यक्ष के पीछे। और उससे भी बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री का कार्यालय लोकसभा चलवाएगा? प्रधानमंत्री के कार्यालय से चिट्ठी लिखी गई लोकसभा अध्यक्ष को कि पीएम केयर फंड और कौन कौन से 3 फंड के बारे में कोई सवाल न पूछने दिया जाए, उन सवालों को एंटरटेन न किया करने दिया जाए। क्या अब संसद किसका सवाल पूछेगा, यह भी प्रधानमंत्री का कार्यालय तय करेगा? क्या ओम बिरला उन सबको रोकेंगे? ऐसे संसद चलेगी? क्या ऐसी संसद रही है? आज मैं पढ़ रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम का एक अविश्वास प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू उठ के खड़े हुए और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से ये कहा, ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसमें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये वह क्या प्रार्थना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि जिन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जबकि उस समय सन 54-59 में कोई नेता नहीं थे बड़े, कोई विपक्ष के नाम पर कोई मजबूत चीज नहीं थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि विपक्ष ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से ज्यादा समय विपक्ष को बोलने के लिए दिया जाए। मुझे जो बातें बोलना होगा मैं बोलूंगा, लेकिन सत्ता विपक्ष को ज्यादा समय दिया जाए इसमें बोलने के लिए। एक तो ये भी संसद रही है, ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री है कि नेता विरोधी दल को बोलने नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि जो ये कहे वो बोले, या वो चुप्पी साधे, या जो सेंसिटिव मुद्दे हैं जिसमें देश में बर्बादी हो रही, देश की बदनामी हो रही, उन इश्यूज पर ना बोले। तो ऐसा कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ये संसद किसी की जागीर नहीं है, ये लाखों लोगों की कुर्बानी से संसद बनी है। लाखों लोगों की कुर्बानी से हमारा संविधान और लोकतंत्र आया है, आजादी आई है। उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया करने दिया जा सकता है।
ठीक है सर। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भाई एप्स्टीन फाइल जो है उस वाले मामले में अनिल अंबानी का जो नाम आ रहा है और ये जो परिस्थिति दिख रही है कि उस बिजनेसमैन को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया है, और खुले खुले उन्होंने सीधा सामने हरदीप सिंह पुरी का नाम रख दिया है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं लगातार। विनीता, ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं। हम लोग तो समाज में रहते हैं, रोज तमाम लोग मिलते हैं। मैं थोड़ी देर धूप सेकने के लिए बैठ गया था, कई लोग मिले। ये आम आदमी बात कहने लगा है। मैं उन लोगों के मुंह से वो बात सुन रहा हूं जो बड़े कट्टर आरएसएस के समर्थक थे, जो कट्टर मोदी के समर्थक थे, जो पहले मोदी के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते थे, लड़ाई कर लिया करते थे। अब मैं उन लोगों के मुंह से ये सब बातें सुन रहा हूं। उन लोगों के मन में ये शंका पैदा हो गई है। तो आखिर जो शंका पैदा हुई तो उसका समाधान कौन करेगा? राहुल गांधी गलत नहीं कह रहे हैं, और जो भी कुछ कह रहे हैं, आखिर दूसरे भी तो देश हैं जहां पर सिर्फ नाम आ गया तो लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। कई देशों में कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात चल रही है, तो और जगहों पर इस्तीफे तक बात पहुंच जा रही है। अमेरिका में कल परसों आपने देखा कि लाखों लोग सड़क पर आ गए, बलात्कारी राष्ट्रपति नहीं चाहिए, और नारे लगा रहे थे। ट्रंप, जो ट्रंप टावर है ट्रंप का, उसको घेर लिया। तो उन देशों में, बाकी जो देश है लोकतांत्रिक रूप से मजबूत देश है, वहां ये सब हो रहा है। भारत में जनता नहीं आई सड़क पर अभी। अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ नेता विरोधी दल और विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, और वहां भी प्रधानमंत्री बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। ऐसा कैसे चलेगा जी विनीता? मतलब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त मल्टीपल घेराव में है, इसका मतलब पूरी तरह। मैंने आपसे कल कहा था कि 2026 प्रधानमंत्री के रूप में ये पार कर ले, बहुत मुश्किल है, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। कभी भी इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। और आपने ये बात पहले भी कही है कि उनकी जगह दूसरा पीएम का चेहरा बीजेपी ढूंढेगी, सरकार या तो गिरेगी, नहीं गिरेगी तो फिर ऐसा होगा। ये सब जी। हाइपोथेटिकल नहीं लगता है सर? मतलब ये इतना इतना मतलब लोग अब इस बात को ऑलमोस्ट नामुमकिन समझते हैं, क्योंकि बीजेपी सीधा कहती है कि 2029 लड़ेंगे नरेंद्र मोदी। विनीता, उनको अपनी बात कहने दो, मैं अपनी बात कहता हूं। आपकी डिबेट में या तमाम ढेरों चैनल्स पर मामला चल रहा था जोशी जी का, संजय जोशी का, कि वो बनने वाले हैं और प्रधानमंत्री परेशान है, और ये परेशान है, और गुजराती परेशान है। तमाम ढेरों टीवी चैनल पे एक ही मुद्दा चल रहा था, और मैंने स्टेट वे आपके चैनल पर भी कहा और एक आध चैनल पर और भी कहा कि संजय जोशी किसी भी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मैंने स्टेट पे कहा था, बिल्कुल सीधे सीधे कहा था, इसमें कोई लाग लपेट इफेक्ट नहीं किया था। हाँ, तो मेरे अपने अनुभव है, मेरा अपना तो करियर खत्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना तरीका है सोचने का। राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। बहुत सारी बातें जो मैंने पहले कही है, मेरी बातें सही साबित हुई। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने जो बात कही थी वो अक्षरशः सही साबित हुई है। किसी दूसरी डिबेट में दोबारा उस बातों को दोहरा दूंगा आपके दर्शकों के लिए। तो बस मेरी अपना आकलन है, देखिए सही निकलना चाहिए। क्योंकि मोहन भागवत खुद इतने लंबे टाइम से बार बार इस तरह के बयान दे रहे थे, और वो ये प्रेशर नहीं बना पाए नरेंद्र मोदी पर इस्तीफे का, तो कौन ही बना सकता है? बड़ा सवाल ये भी है सर। देखो विनीता, बड़ी खराब कह रहा हूं मैं, लेकिन क्या है कि पूरी जो आरएसएस की जमात है उसने खूब मलाई खाई है इस सरकार में 12 साल की, प्रदेश की 8 साल की सरकार में। आरएसएस के लोगों को मैं जानता हूं, और नीचे से ऊपर तक बहुत सारे लोगों को देखता हूं लगातार। उनकी पहले क्या हैसियत थी और अब क्या हैसियत है। तो जितनी भी सरकार की बुराइयां होती हैं, उन सारी बुराइयों में लोग शामिल हो चुके हैं। और जब ये शामिल हो गए हैं सरकार के, ये लोग ये सरकार के पिट्ठू बन चुके हैं। जहां तक मोहन भागवत का सवाल है, आरएसएस का चीफ तो साधारण तरीके से सफर करता था, आता जाता था। मोहन भागवत को जेड प्लस की वो कैटेगरी की सुरक्षा दी गई जो देश के गृह मंत्री के पास है। तमाम सुरक्षा और सुविधाएं दी गई उनको। इन सारे लोगों को सत्ता के उसमें कैद कर लिया गया है। अब ये लोग उस हैसियत के लोग नहीं बचे हैं जो किसी जमाने में आरएसएस का चीफ जो होता था उसकी हैसियत हुआ करती थी। अब ये लोग सत्ता के पिछलग्गू बन गए हैं और सुविधा भोगी बन गए। पहले किसी के घरों में रुका करते थे, बड़े बड़े होटलों और आलीशान जगहों पर रुकने लगे हैं लोग, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करने लगे। इसलिए अब आरएसएस को उस रूप में देखना बेकार है। तो सर कौन है फिर कंट्रोलिंग सेंटर? कोई नहीं, बीजेपी पार्टी है। बीजेपी भी एक पार्टी है, और पार्टी में लोग हैं, पार्टी का अपना संगठन है, पार्टी का अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री की राष्ट्रीय कार्य परिषद है, पार्लियामेंट्री के लोग वो करेंगे फैसला अपना। तो मतलब उनको इतनी पावर मिल पाएगी? अभी पिछले कई सालों से तो वहां पर जो भी फैसला है वो सिर्फ ये सब लोग जानते हैं कि नंबर 1 और 2 का फैसला है। विनीता, एक बात समझ लो कि कोई भी पार्टी जब वन मैन शो हो जाती है ना, तो उस आदमी के जाते ही पार्टी भरभरा के गिर पड़ती है, एक बड़ी अव्यवस्था का शिकार हो जाती है कुछ दिनों के लिए। बाद में धीरे धीरे फिर अपने को वो इकट्ठा करती है, फिर एकजुट करती है। इस वक्त जो हालात बनाए गए पिछले 10-12 सालों में, वो वन मैन शो की पार्टी बना दी गई, दूसरा लीडर कोई बचा ही नहीं है।
दो लोग जो है वो सिर्फ एक है, उन दो को दो देखना गलत है। लेकिन तीसरे नंबर पर अगर कहा जाए कि तीसरे नंबर पर कोई पावरफुल नेता तो कोई नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति किसी पार्टी और संगठन में की जाती है तो संगठन अपने आप बहुत कमजोर हो जाता है। उस नंबर 1 और 2 के चले आने के बाद वहां एक अव्यवस्था और अनिश्चितता पैदा हो जाती है। फिर एक बड़े संकट में वो पार्टी गिर जाती है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि सरकार भी ना बचे, ऐसी परिस्थितियां आने पर सरकार भी ना बचे, क्योंकि ये पार्टी खुद बहुत संकटग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि वन मैन शो का शिकार हो चुकी है। एक आदमी के कंधे पर चल रही पार्टी, बाकी लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं कि अपने पैरों पर चला कैसे जाता है। तो अपने पैरों पर चलने के लिए सीखना पड़ेगा फिर से कि अपने पैरों, पहले यह भारतीय जनता पार्टी थी जिसमें देश में भी कई बड़े नेता होते थे। अगर अटल जी थे तो अडवाणी जी भी थे, नानाजी देशमुख भी थे, सिकंदर बख्श भी थे, भैरव सिंह शेखावत भी थे, तो कैलाश पद मिश्रा भी थे, कल्याण सिंह थे तो रामप्रकाश गुप्ता भी थे, इत्यादि इत्यादि। पूरे देश में तमाम बड़े बड़े नेता इस पार्टी में हुआ करते थे। अब कहाँ कोई बचा है? अब तो छोटभैया मुख्यमंत्री बना दिए गए तमाम, जिनका नाम हमको याद नहीं रहता कि कौन मुख्यमंत्री किस प्रदेश का है। और वही स्थिति कमोबेश केंद्र सरकार की कर दी गई। केंद्र सरकार के मंत्रियों में गडकरी साहब अपना काम जरूर कर लेते हैं, लेकिन बाकी मंत्रियों के बारे में जो मुझे जानकारी है, उनके सबके फैसले पीएमओ से लिए जाते हैं। पीएमओ के अधिकारी कर्मचारी उनके निर्णय लेते हैं, वो लोग अपने निर्णय तक नहीं ले पाते हैं। तमाम मंत्री यूं ही घूमते फिरते रहते हैं। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है और अचानक वो नंबर 1 न रहे, वो नंबर 1 अपने पद पर न रहे, तो फिर जो स्थिति पैदा होती है वो आप समझ सकते हैं। ये वैसी स्थिति है कि कोई बाप अचानक दुनिया से चला जाए और बता के कुछ ना गया हो कि क्या चीज कहाँ है और क्या कैसे होना है, क्या कर्जा है और क्या मेरा रखा है, क्या देना, क्या जमीन है, क्या जायदाद है। तो घर की जो स्थिति होती है वही स्थिति पार्टी की होती है और वही स्थिति होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।